Good morning, friends. Let's start our lecture number 24 of economics under banking system of in India. Okay, let's see our first topic. First topic is domestic systematically important bank and NBFCs. Okay, DSIB यानी कि domestic systematically important banks and DSI and NBFC means domestic systematically important NBFCs. ओके, नन ऑफ द इंडियन बैंक यानी कोई भी भारतीय बैंक ग्लोबल सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक नहीं है। अब हम समझते हैं कि सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक है क्या। सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक वो है कि अगर वो कोलैप्स करती है तो कंट्री की पूरी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाती है। ओके, दिस आर दोज बैंक्स if they collapsed, whole economy of country collapsed. ओके, समझ गए। और भारतीय यानी कि इंडियन DSIBs जो हैं उसका लिस्ट बेसल कमेटी में पब्लिश्ड हुआ था। लिस्ट पब्लिश्ड बाय बेसल कमिटी। जो ग्लोबल सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक होता है वो बैंक होता है अगर उसके कोलैप्स होने पे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफेक्ट करे, यानी पूरे विश्व की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े, वो ग्लोबल सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट होता है। और डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स वो होते हैं और एनबीएफसीज वो होते हैं जिनके कोलैप्स होने के कारण कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, राइट हियर दोज बैंक्स विच आर largest in India and provide 2% of loan of total GDP, यानी कि GDP जितना है उसके 2% के बराबर लमसम अगर वो लोन दिए हैं देन वो लार्जेस्ट बैंक इंडिया में माने जाते हैं। और अगर इफ दे collapse, they affect Indian economy. Okay, adversely। मौजूदा में 3 बैंक हैं जो DSIBs के अंदर आते हैं, यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के अंदर आते हैं, like SBI, ICICI and HDFC। पहले ये दोनों था, अब HDFC भी आ गया है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं DSI NBFCs, those NBFCs which are given loan of more than 500 करोड़। वो NBFCs जो 500 करोड़ से ज़्यादा का लोन दे चुके हैं वो होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs। ओके, दोस NBFCs which are given loan of more than 500 crore rupees. Okay, now see another topic, very important topic for everyone, either they are preparing for UPSC or either they are common men doing some other business. Okay, RTGS, NEFT, IMPS, UPI, BHIM, all these facilities are used for transferring fund। ये जो चारों हैं RTGS, NEFT, IMPS, UPI एंड भीम, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या तो उसी बैंक का अकाउंट हो या फिर दूसरे बैंक का अकाउंट हो, यूज होते हैं।
ओके, देखते हैं आरटीजीएस क्या है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बाय आरबीआई। ये आरबीआई के अंतर्गत आता है। रियल टाइम यानी कि इंस्टेंटली, अगर आप तुरंत पैसा डालते हैं तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। रियल टाइम सेटलमेंट, सेंड तुरंत रिसीव हो गया। फंड ट्रांसफर्ड इंस्टेंटली 24/7 ये वर्क करता है। ओके, मनी ट्रांसफर नॉट लेस देन 2 लाख, यानी कि इसके थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू आप 2 लाख से कम का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। 2 लाख से ऊपर मैक्सिमम कोई सीलिंग नहीं है, बट बैंक अपना मैक्सिमम सीलिंग लगा सकती है। मनी ट्रांसफर नॉट लेस देन 2 lakhs. Okay, under no maximum ceilings by RBI, and the last is that bank may impose maximum ceilings. Okay, देन आफ्टर देखते हैं नेफ्ट। नेफ्ट क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्ड बाय आरबीआई। ये भी आरबीआई द्वारा रेगुलेट होता है। 24/7 ये भी वर्क करता है, बट इसे ट्रांसफर होने में 24 घंटे का, लगभग 24 घंटे वक्त लगता है। 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, अप टू 24 आवर्स ये समय लेता है। इसलिए यह है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। ये रियल टाइम सेटलमेंट नहीं है, जबकि आरटीजीएस जो है रियल टाइम सेटलमेंट के अंदर आता है। ये 24 घंटे तक का समय लेता है। ओके, इसका भी मिनिमम सीलिंग कोई नहीं है, ना ही कोई इसका मैक्सिमम सीलिंग है। आप 100 रुपये भी इससे पे कर सकते हैं। 500, 200, लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना करना है उतना हो सकता है। बट आरबीआई के द्वारा मैक्सिमम सीलिंग नहीं है, बट बैंक मैक्सिमम सीलिंग चाहे तो इम्पोज कर सकती है। ओके, नो मिनिमम सीलिंग एंड मैक्सिमम सीलिंग बाय आरबीआई, बट मैक्सिमम सीलिंग में इम्पोज्ड बाय बैंक। ओके, समझ गए। बोथ आरटीजीएस एंड नेफ्ट से पेड सर्विस, दोनों जो है आरटीजीएस एंड नेफ्ट जो है, बोथ आरटीजीएस नेफ्ट इज पेड सर्विस, बट आरबीआई ने इंडिया में इसे फ्री कर दिया है, मेड इट फ्री। ओके, समझ गए लोग? नोट है, ध्यान रखिएगा लोग। आगे अब देखते हैं, उसके बाद आता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बाय NPCI। NPCI इसे भी हम देखेंगे आज ही के लेक्चर में, कोशिश करेंगे समझ लें NPCI भी क्या है। चलिए आगे देखते हैं। NPCI क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी क्या है? 24/7 है, और ये भी इनिशियल ट्रांसफ़र है। ठीक है, अप टू 2 लाख, बट नाउ 5 लाख। यानी कि पहले जो था कि 2 लाख तक के पैसे को तुरंत इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करने के लिए आप IMPS का यूज़ करते थे, बट अब आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ओके, इनिशियली अमाउंट ट्रांसफर अप टू 2 लाख, बट नाउ अप टू 5 लाख। ओके, पेड सर्विस बट फ्री फ्रॉम SBI
फॉर इट्स ओन कस्टमर। ये भी पेड सर्विस है, बट एसबीआई ने अपने कस्टमरों के लिए फ्री कर रखा है। बाकी अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध एसेट्रा एसेट्रा अगर कोई और 12 बैंकों में से या प्राइवेट बैंक्स कहीं और से करते हैं तो ये पेड सर्विस है, बट एसबीआई ने इसे अपने कस्टमर्स के लिए फ्री कर रखा है। ओके, अब देखते हैं यूपीआई क्या है। यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम, ये भावत नहीं भारत है, सही कर लीजिएगा लोग, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसे समझते हैं। इसे भी एनपीसीआई कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई आज ही देख लेंगे, घबराइएगा लोग ना, बस समझ जाइए। एनपीसीआई रेगुलेट करता है ऑनलाइन फंड ट्रांसफर होता है इससे, यूपीआई के थ्रू और भीम के थ्रू। इनिशियली इसमें 19 बैंक्स एडेड थे, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ गए। ये कोई वॉलेट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। इनिशियली 19 बैंक्स वर एडेड, ग्रेजुअली इंक्रीज। ओके, ये वॉलेट नहीं है, जल्दी लिख लीजिएगा लो, नॉट अ वॉलेट। पीसीएस एग्जाम्स में पूछ सकता है, दे देगा वॉलेट है या नहीं, ट्रू फॉल्स करिए फलाना ढिमकाना। तो याद रखिएगा लोग कि ये वॉलेट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ठीक है, आगे देखते हैं कि यूपीआई जो है वो आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पेन नंबर और आधार नंबर कुछ भी हो सकता है। ये अकाउंट नंबर नहीं होगा, ठीक है, जिससे आपका अकाउंट नंबर कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा। आपको अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन नंबर के थ्रू जो भी आपका यूपीआई आईडी रहेगा, ईमेल आईडी हो सकता है, पैन नंबर हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है, इसके थ्रू आप मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर आप यूपीआई पे ऐड हो जाते हैं, जो सब जानता है, शायद ही कोई होगा कि इस समय यूपीआई का यूज़ नहीं कर रहा होगा, ना के बराबर लोग होंगे। तो आप लोग जानते ही हैं अकाउंट नंबर इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर से यूपीआई बन जाता है, ईमेल आईडी, पैन नंबर, आधार कार्ड, कोई भी एक यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, आप उसमें अपना चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर मनी बैंक डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी नॉट रिक्वायर्ड। बैंक डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी नॉट रिक्वायर्ड। ओके, समझ गए यहां तक। फिर यूनिक आईडी इज यूज टू ट्रांसफर, ये तो पढ़ लिए, ट्रांसफर अप टू 2 लाख, 2 लाख तक हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर अप टू 2 लाख। ओके, अब देखते हैं सीबीसी क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस क्या है। बहुत बार हम लोग सीबीसी वर्ड का यूज कर चुके हैं, तो आइए इसको भी आज समझ ही लेते हैं। सीबीसी क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म थ्रू विच ऑल द ब्रांचेस ऑफ बैंक आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। यानी कि एक बैंक है, जिस शहर में आप होंगे एक प्रमुख शाखा होगी, उसके कई सारे ब्रांचेज होंगे। जैसे एसबीआई एक प्रमुख शाखा है और उसके कई सारे ब्रांचेस हर सिटी, अर्बन सिटीज, रूरल सिटीज एक्सेट्रा कई जगहों पर हैं। समझ गए आप लोग सीबीसी क्या है। सीबीएस क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये है कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म थ्रू विच ऑल द ब्रांचेस ऑफ बैंक आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में
SBI का एक मेन ब्रांच है, ओके, मेन ब्रांच, ओके। बट सारा और जहाँ पे भी ब्रांच है 1 2 3 4 तमाम ब्रांच हैं जो दूर दूर हैं, सारे ब्रांच जो हैं CBC के थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड विथ ईच अदर। सारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे जो ब्रांच हैं इसके सारे एक जगह ऐड हैं। तो अगर आप किसी भी ब्रांच में जाकर कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। क्या समझे आप लोग? समझ गए ना? चलिए आइए इसको लिख लेते हैं। पहले इसको रब कर देता हूं मैं। चलिए आइए देखते हैं। टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म through which all the branches of a bank are connected with each other, okay, facility given by RBI under which through centralized server the branches of a banks are connected, okay। ये RBI द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, सेंट्रलाइज्ड सर्वर से ऑल ब्रांचेस कनेक्टेड, ओके। आगे देखते हैं। इट फैसिलिटेड बैंकिंग सिस्टम एनीवेयर मीन्स कस्टमर ऑफ दैट बैंक में अवेल बैंकिंग सिस्टम फ्रॉम एनी ब्रांचेस ऑफ दैट बैंक। यानी कि आप एक जगह अकाउंट खुलवाते हैं तो बाकी किसी भी ब्रांच में, जैसे कि आपने SBI में अकाउंट खुलवा लिया तो आप किसी भी SBI के ब्रांच में जा सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं। इट फैसिलिटेड बैंकिंग सिस्टम एनीवेयर मीन्स customer of that bank may avail banking service from any branches, services from any branches of that banks, okay। मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर सेम बैंक CBCs were used, ठीक है, इमीडिएटली विदाउट एनी चार्जेस। मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑफ सेम बैंक CBS वे यूज्ड, ओके। बार बार मैं CBC बोल दे रहा हूँ, सॉरी, CBS है। चलिए अब आइए देखते हैं NPCI, हॉट टॉपिक है ये। अभी कुछ देर पहले NPCI देखे थे, पहले भी हम NPCI देख रहे थे। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ओके। NPCI को हम समझते हैं क्या है NPCI। इसका पर्पस क्या है? रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट, यानी खुदरा पेमेंट, यानी कि छोटे छोटे जो पेमेंट करते हैं उनको रेगुलेट करता है। 10 20 50 100 कुछ भी पेमेंट करते हैं तो रिटेल पेमेंट जो होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, UPI है, IMPS है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। पर्पस रिटेल
पेमेंट एंड सेटलमेंट्स। ओके, इसे सेटअप किया गया था, सेटअप अंडर, ये कभी कभी पीसीएस में पूछता है, यूपीएससी में पूछ सकता है, और बाकी क्वेश्चन आएगा एनपीसीआई अगर वहाँ मेंशन करेंगे तो आप ये मेंशन करेंगे तो अच्छा वैल्यू एडिशन टाइप हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 by RBI and Indian Bank Association. Okay, set up by the Payment and Settlement System Act 2007 by RBI and Indian Bank Association. Okay, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 1986 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 1986। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, शुरू में क्या है कि 10 लार्ज बैंक यानी कि 10 बड़े बैंक इससे ऐड हुए, एनपीसीआई के थ्रू सर्विस लेना चालू किए। प्रेजेंट इस समय 56 बैंक्स एनपीसीआई से सर्विस देते हैं, लाइक यूपीआई, आईएमपीएस एक्सेट्रा। ओके, इनिशियली 10 large banks like State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, Canara Bank, Punjab National Bank, ICICI, HDFC, Citibank and HSBC। एक और बैंक था, नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ओके, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, कैनरा, आई थिंक कोटक बैंक था, आई थिंक याद नहीं आ रहा, आप लोग प्लीज गूगल कर लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। प्रेजेंट इस समय 56 banks as stakeholders. Payment facilitate such as RuPay, IMPS, UPI and connect all ATMs. Services like RuPay, IMPS, UPI, Bheem and connect all ATMs. ओके, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी NUE देखते हैं, ये क्या है, इसका एम क्या था कि बूस्ट द रिटेल पेमेंट, अनदर ऑप्शन टू NPCI और डिक्रीज द बर्डन फ्रॉम NPCI। ये एक नया प्रोविजन लाया गया एनपीसीआई के बर्डन को कम करने के लिए। ओके, और रिटेल पेमेंट को और बूस्ट करने के लिए, बूस्ट द रिटेल पेमेंट, अनदर ऑप्शन टू एनपीसीआई। क्या, एक अनदर ऑप्शन लाया गया एनपीसीआई कि कॉम्प्लीमेंट्री एनपीसीआई के बर्डन को कम करने के लिए और रिटेल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए। आरबीआई विल ऑथराइज देम अंडर द सेक्शन ऑथराइज्ड बाय
RBI under Section 4 of the Payment Settlement Act 2007. Payment and Settlement Act 2007. ओके, याद रखिएगा। इसके अंदर प्रोविजन क्या था कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 500 CR रुपीज, यानी 500 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। दूसरा प्रोविजन क्या है इसका, इंडियन सिटीजन ओन्ड इंडियन सिटीजन ओन्ड and 3-year experience in the payment sector and 3 years of experience in the payment sectors. ओके, थर्ड क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस एंटिटी, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस एंटिटी में आता है तो फॉलो FDI पॉलिसीज गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और DIPP पॉलिसी एंड फेमा पॉलिसी, ये आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो घबराइएगा मत क्या क्या है ये सब। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस एंटिटी फॉलो FDI पॉलिसी guidelines of government of India and DIP policy and FEMA पॉलिसी। इसे हम आगे देखेंगे। क्या है प्रोविजन, 500 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इंडियन सिटीजन ओन करेगा इस एंटिटी को तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पेमेंट सेक्टर में। और अगर फॉरेन सेक्टर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा अगर इस एंटिटी में तो FDI पॉलिसी, DIP पॉलिसी एंड फेमा पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। अब देखते हैं पर्पस क्या है। इंप्रूव सर्विस क्वालिटी थ्रू हेल्दी कंपटीशन। NPCI और NUE नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी के बीच अगर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन से क्या होगा, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूव सर्विस क्वालिटी थ्रू हेल्दी कॉम्पिटिशंस। दूसरा क्या है, डेवलप एंड मॉनिटर पेमेंट मेथड्स, टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड ATMs आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होगा कि डेवलप होगा, मॉनिटर किया जाएगा पेमेंट मेथड को, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड बढ़ेगा ATMs आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, और भी इजीली, अब देख रहे हैं आजकल आधार कार्ड से ही हम लोग पैसा उतार लेते हैं, अब ATM ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट मेथड्स, टेक्नोलॉजी, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह पे आप देख रहे हैं कि अब एक UPI लाइट करके आ गया है। UPI लाइट में जो पहले नहीं था अब आया है। अब नए नए रिसर्च हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बूस्ट हो रहा है कंपटीशन के कारण। तो क्या हो रहा है कि अब UPI लाइट में क्या हुआ है कि 500-1000 रुपये तक आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो आप पेमेंट करने के लिए अब आपको पासवर्ड, जो UPI पिन आप बनाते हैं वो डालने की जरूरत नहीं है। 500-1000 रुपये तक का पेमेंट करना है तो आप बिना UPI ID, यानी कि UPI जो पासवर्ड बनाते हैं आप क्रिएट करते हैं यूनिक ID, वो बिना डाले ही आप क्या कहते हैं पैसा पे कर लेंगे। भीड़ भाड़ जगह पे हैं कि 100, 200, 150 का सामान लिए तो वहाँ रुको, पासवर्ड डालो, तो उसमें समय लगता है थोड़ा। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया है कि UPI एक लाइट लाया गया है, उसी के अंदर रह रहा है
उसमें आप 500 1000 अपना ऐड करके रख लीजिए और आप बिना पासवर्ड डाले ही आप पे कर सकते हैं। वर्क टू अवॉइड इकोनॉमिक फ्रॉड्स। वर्क टू अवॉइड, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक फ्रॉड्स कम हो जाएगा। ठीक है। इनिशियली टाटा, रिलायंस, पेटीएम एक्सेट्रा टेक अ पार्ट। शुरू में टाटा, रिलायंस, पेटीएम ने इसमें पार्ट लिया। इनिशियली टाटा, नोट है ये, टाटा, रिलायंस, पेटीएम एक्सेट्रा टेक पार्ट। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है, एमडीआर देखेंगे हम लोग, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी कि एमडीआर। एमडीआर क्या है कि जैसे आप कुछ भी सामान खरीदते हैं शॉपकीपर से, 100 200 300 400 500 1000 लाख 1.5 लाख 2 लाख जितना भी आप पेमेंट करते हैं, तो उस पर कुछ परसेंट, यानी कि 1%, आई थिंक 1% समथिंग, कुछ परसेंट उसे चार्जेस पे करने होते हैं एनपीसीआई को। उसे हम एमडीआर कहते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। जो परसेंटेज फिक्स होता है, आपके पेमेंट का उतना परसेंट उसे पे करना होता है। ठीक है। ऑन परचेस बाय यूजिंग कार्ड्स, देन पार्ट ऑफ पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम शॉपकीपर्स शेयर, यानी कि 100 रुपये का जो सामान है अगर आप लेते हैं तो शॉपकीपर के जो शेयर होगा, जैसे कि अगर शॉपकीपर 10 रुपये उस पर कमा रहा है तो उसके शेयर से कुछ परसेंट एमडीआर के रूप में कट जाता है। ठीक है, वही एमडीआर होता है। ठीक है, कि आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कुछ परसेंट पेमेंट वैल्यू का कटेगा, वो एमडीआर कहलाता है। ठीक है। तो जो छोटे रिटेलर हैं, क्या हुआ कि 100 200 300 लेने से कतराने लगे, क्योंकि उस पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता था, पैसा जितना मिलता था उसमें भी कट जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आरबीआई ने मिलकर इस पर सोच विचार किया और फिर एक फैसले के साथ आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसे देखेंगे हम लोग अभी, पहले इसको लिख लें, गोज टू कंपनीज प्रोवाइडिंग बैंकिंग services on purchase by using cards, then a part of payment is deducted from the shopkeeper's share. It goes to a company providing banking systems. Okay, part of payment जो डिडक्ट हो रहा है उसे ही हम एमडीआर कहते हैं। तो ये दिक्कत होने लगा, क्या हुआ कि 100 200 का अगर आप पेमेंट करें तो दुकान वाले कतराने लगे, लेने से मना करने लगे। तो डिजिटल इंडिया बनाने का जो हम लोग का सपना था उसमें है, अभी तो वर्क में कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बाकी कंट्रियों से तो अच्छा ही चल रहे हैं हम लोग डिजिटल पेमेंट के मामले में। तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई और एक प्लान दिया कि 2000 तक का अगर पेमेंट आप करते हैं कार्ड के थ्रू, तो उसका जो एमडीआर है वो शॉपकीपर के बेसिस पे गवर्नमेंट पे करेगी। क्या, जो 2000 तक का पेमेंट आप करते हैं तो उसका जो एमडीआर शॉपकीपर के शेयर से कटना है वो अब गवर्नमेंट पे करेगी, एनपीसीआई एनयूई को। ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजिशनल ऑन पेमेंट ऑफ अप टू 2000 rupees, government will pay MDR on basis of शॉपकीपर। क्या समझ गए ना? ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एटीएम्स। एटीएम्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड यूसेज, उसके यूसेज और नेचर में। ब्राउन लेबल
एटीएम क्या होता है देखते हैं। ब्राउन लेबल एटीएम ये होता है, ठीक है। एटीएम विच ऑपरेट इन द नेम ऑफ बैंक। ब्राउन लेबल बैंक वो एटीएम वो होता है जो बैंक के नाम पे ऑपरेट होता है। एटीएम्स विच ऑपरेट इन द नेम ऑफ बैंक्स इशूड बाई, बैंक खुद भी करती है, बैंक इटसेल्फ, ओके। और दूसरा क्या है, ये वन हो गया। और दूसरा क्या है, थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू। थर्ड पार्टी वेंडर इटसेल्फ जो इशू करती है, खुद इशू करती है, उसे हम बोलते हैं ऑन साइट एटीएम, कॉल्ड ऑन साइट एटीएम, ओके। सेटअप विद इन द ब्रांच, सेटअप विद इन द ब्रांच, यानी कि तुरंत ऑनलाइन करते हैं तो सेटअप तुरंत सेटअप करके दे देती है, या ब्रांच में ही सेटअप होता है। ऑन नेम ऑफ बैंक ये भी होता है, वेंडर थर्ड पार्टी जो वेंडर होते हैं बैंक के ही नाम पे इशू करते हैं, बट वो ब्रांच से बाहर सेटअप होता है, इसलिए उसे बोलते हैं कॉल्ड ऑफ साइट एटीएम। ये तुरंत मिल जाता है या तो फिर 1-2 दिन के अंदर मिल जाता है ऑन साइट वाला। जो ऑफ साइट होता है लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन का समय लगता है। सेटअप आउटसाइड द ब्रांच, ओके। उसके बाद क्या होता है, वाइट लेबल्ड एटीएम। ये एनबीएफसीज द्वारा यूज किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एनबीएफसीज डेबिट कार्ड इशू नहीं करती है, बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आरबीआई से परमिशन लेके अपने कस्टमर्स को देती है। सेटअप बाय एनबीएफसी, लिख लीजिएगा, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। ऑल्दो एनबीएफसीज डू नॉट इशू डेबिट कार्ड्स, they set up ATM after seeking a permission from RBI from different banks customers, ओके, समझ गए। दूसरे बैंकों के कस्टमर्स के लिए ये आरबीआई से परमिशन लेकर बनाती है, ठीक। आगे देखते हैं ग्रीन लेबल। ग्रीन लेबल, ग्रीन से ही आप लोग समझिए कि कुछ हरा भरा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। इससे याद रखिए ग्रीन क्या, पेड़ पौधे फलाना ढमकाना ग्रीन, तो एग्री कल्चर की बेसिस पे होता है। पिंक, पिंक से ही पिंक का नाम लेते हैं, पिंकी याद आ जाती है, पिंकी, तो पिंक ओनली फॉर वुमेन, क्योंकि वुमेन्स का फेवरेट कलर होता है, ओके। और हमारे सोसाइटी में पिंक मीन्स ही माना जाता है वुमेन, पिंक बसेस चलाई जाती हैं वुमेन्स के लिए। उसी तरह पिंक एटीएम कार्ड भी, पिंक लेबल्ड एटीएम कार्ड होता है वो जो वुमेन के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है येलो लेबल एटीएम। येलो लेबल एटीएम होता है ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं। कॉमर्स सच दैट ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा, ठीक। फिर आता है ऑरेंज लेवल। ऑरेंज लेवल क्या होता है, शेयर ट्रेडिंग में वर्क होता है, शेयर ट्रेडिंग, ओके। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप जानते ही हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज करिएगा लो, चाहे टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अच्छे से दिवाली मनाए होंगे आप लोग, किसी को चोट वोट ना ही हो। बाकी थैंक यू सो मच, और कोई दिक्कत हो तो आप @UPSC_with_शिवम पे मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे।
और बाकी पॉलिटी का बैच दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। मैंने दिवाली के दिन वीडियो डाला था, उसमें अच्छे से बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।